बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तस्नीम अहमद सिद्दीकी है और आज मैं अपने प्रोग्राम मानो या ना मानो के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। आज मेरे पास चंद छोटी छोटी ख़बरें हैं, लेकिन वो छोटी छोटी ख़बरें दो इदारों से मुतालिक हैं, लिहाजा मैं ये कह सकता हूँ कि आज मैं आपसे नैब और पाकिस्तान की अदलिया से मुराद मैं कोई छोटे अदालतें नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे कि एक केस कोरोना वायरस के सिलसिले में लगा हुआ है। लेकिन इससे पहले मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान की सहाफ़त के एक सर्टिफाइड झूठे हामिद मीर ने अपने आज के कॉलम में ये तहरीर किया है कि मौलाना तारिक जमील साहब ने उसे फ़ोन किया और उससे माफ़ी मांगी और उसके वालिद की बहुत तारीफ़ की कि मैं आपके वालिद का फ़ैन हूँ। अब वालिद साहब तो मर गए हैं, पता नहीं तारिक जमील साहब हामिद मीर साहब के वालिद को मिले भी थे या हामिद मीर साहब ने अपनी तरफ से अपने वालिद को फ़ैन बना लिया, क्योंकि हामिद मीर साहब के वालिद का किरदार भी हमेशा पाकिस्तान के लिहाज से मशकूक ही रहा है। वो डबल क्रॉस एजेंट के तौर पर काम करते थे और मुझे ये कहते हुए कोई शर्मिंदगी या कोई हिचकिचाहट नहीं कि हामिद मीर के वालिद मरहूम वारिस मीर साहब एक डबल क्रॉस एजेंट थे। बहरहाल हामिद मीर साहब ने कहा कि तारिक जमील साहब ने माफ़ी मांगी और हामिद मीर साहब ने ये भी कहा कि हमने उन्हें कोई प्रेशराइज नहीं किया। भाई, तुमने अगर प्रेशराइज नहीं किया तो डॉक्टर मालिक का प्रोग्राम क्या था, मोहम्मद मालिक का प्रोग्राम क्या था? ज़रा उस प्रोग्राम को देख लो, उसमें तुम अपना रोना देख लो। क्यों झूठ बोलते हामिद मीर? कभी तो सच बोल लिया करो। अगर तारिक जमील साहब ने एक चीज़ कह दी थी कि मीडिया झूठ बोलता है, तो कभी झूठ से निकल आया करो, या कभी मुंह का जायका बदलने के लिए सच भी बोल लिया करो। बहरहाल ये फिर कभी करेंगे बात कि तुम कितने सच्चे और कितने झूठे हो, इस या और सहाफ़त के मैदान में कितने सच्चे और कितने झूठे हैं, इनके बारे में फिर कभी बात होगी। अब मैं दरअसल आ जाता हूँ पहले नैब की तरफ, क्योंकि नैब ने वो लुकन मीटी, बचपन में हमें खेल खेलते थे लुकन मीटी, तो नैब ने मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ लुकन मीटी का मैच खेला और तीसरी दफ़ा मियाँ शहबाज शरीफ साहब को अपने दफ्तर बुलाने में कामयाब हो गए। उसके लिए कितनी मिन्नतें की, कितने वादे किए, कितने वादे वईद किए, ये तो ज़ाहिरी बात है कि पता ही चल चुका होगा कि वो कितने वादे वईद करते थे। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब गए, वो 2 घंटे वहाँ पे रहे। उन्होंने 2 घंटे वहाँ पे क्या झक मारी, या नैब ने उनके साथ मिलकर क्या झक मारी, या दोनों ने मिलकर क्या झक मारी, उस झक का नतीजा ये निकला कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब को 2 जून को एक बार फिर बुला लिया गया है। क्योंकि बुलाने का मतलब ये है कि या तो मियाँ शहबाज शरीफ ने कुछ दिया नहीं, और या नैब उनके जवाबात से मुत्तफिक ना हुआ या मुतमईन ना हुआ। बहरहाल इसके बारे में मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने यह कहा है कि नैब ने जो कुछ पूछा, शहबाज शरीफ साहब ने उसके जवाबात दिए और नैब के पास पूछने के लिए भी कुछ नहीं था। अब पता नहीं नैब के पास पूछने के लिए कुछ नहीं था तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को बुलाया क्यों? तो ये तो एक बात है। अब 2 जून को देखें कि 2 जून तक क्या होता है, शहबाज शरीफ साहब कौन कौन सी गेम में खेलते हैं, शतरंज की कौन कौन सी बाजी खेलते हैं, क्या क्या चालें चलते हैं, ये तो अब 2 जून को ही पता चलेगा। अगर वो पहली दफ़ा ईमानदारी से 2 जून को नैब के सामने पेश हो गए, अगर उन्होंने तारीखें ना ली और अगर वो मुल्क से बाहर ना गए। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब के बेटे हमजा शहबाज साहब को भी आज एक अदालत में, एक एहतसाब अदालत में पेश होना था, लेकिन उन्होंने उनकी तारीख अब 12 मई कर दी है। और 12 मई इसलिए की कि दरमियान में
सूबाई असेंबली का इजलास है जिसमें वो जाएंगे। उन्हें मुकम्मल मौका दिया जाएगा कि वो अपने दिल की भड़ास निकालें, वो जो कुछ कहना चाहते हैं कहें, वो जितना बुरा भला हुकूमत को कहना चाहता है कहें, वो जितना बुरा भला हुकूमत को कह के हुकूमत पर प्रेशर बिल्ड करने की नाकाम कोशिश कर सकते हैं तो कर लें। बहरहाल ये भी अभी सामने नहीं आया। अब मैं आ जाता हूँ सुप्रीम कोर्ट की तरफ। सुप्रीम कोर्ट में आके आज एक केस लगा था, जिस केस में सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने अस खुद नोटिस लेते हुए कोरोना की कारकर्दगी पे हुकूमत को आड़े हाथों लिया हुआ था और वो हुकूमत से सवाल कर रहे थे। और आज सवाल करने में उन्होंने हुकूमत को ये बताया कि हम तुम्हारी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हैं, सूबों और मरकज़ में हम आहंगी नहीं है, आप लोग जो काम कर रहे हैं उसके बारे में आप सही तरीके से कोई लाहे अमल तलाश नहीं कर सके। दूसरे मायने में ये कह दें कि ये सुप्रीम कोर्ट की एक चार्जशीट थी जो कि उसने हुकूमत को दी और ये कहा कि वो हम आहंगी पैदा करें। हम आहंगी किसके साथ? हम आहंगी पैदा करने का उन्होंने ये कहा कि जी वो सूबों के साथ। तो सिंध तो किसी सूरत हम आहंगी नहीं करेगा क्योंकि उनकी तो आलमी सतह पे तारीफ़ें हो रही हैं कि जी वो बहुत मुनज़्ज़म तरीके से कोरोना से निमट रहे हैं। बहरहाल खुशी हुई कि अस खुद नोटिस लेके उस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कोई एक्शन लिया और उन्हें मज़ीद काम करने का कहा। एक खबर ये थी कि डॉक्टर आसिम साहब को अदालत ने बैरून मुल्क जाके इलाज कराने की इजाज़त दे दी है। तो बहुत अच्छी बात हुई। डॉक्टर आसिम बैरून मुल्क जाएंगे इलाज कराने। वो इलाज कितने अरसे तक रहेगा इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को या मुताल्लिका अदालत को भी नहीं पता होगा कि जब वो चले जाएंगे तो फिर वो कब वापस आएंगे। सुप्रीम कोर्ट इसके बाद क्या करेगी? नवाज शरीफ जो कि 6 हफ्ते के लिए गए थे वो अब तक वापस नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? इसी नवाज शरीफ के बाद हम एक और शख्स हुसैन हक्कानी को ले लेते हैं कि उसने जाते हुए ये कहा था कि जनाब मुझे जाने दें और जब अदालत बुलाएगी मैं अदालत में पेश होने के लिए पाकिस्तान आऊँगा। और उसके बाद बकौल उसकी जान को ख़तरा है वो नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में क्या किया? उसके बाद अगर हम निकलते हैं कि शर्जील मेमन, डॉक्टर आसिम तो बाहर जा रहे हैं, शर्जील मेमन साहब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कार्रवाई की? शर्जील मेमन साहब जिनके के शराब की बोतलों में से शहद बरामद हुआ था, ये पहली दफ़ा हुई है जिसमें कि शराब की बोतलों में शहद की सप्लाई की गई हो। वरना नॉर्मली ये होता है कि शहद की बोतल में शराब लेके जाते हैं ताकि किसी को चकमा दिया जा सके, लेकिन शर्जील मेमन साहब के केस में शराब की बोतलों में शहद था। और अब वही लेबॉर्ट्रियाँ ये रिपोर्ट तैयार करेंगी कि डॉक्टर आसिम कितने बीमार हैं और उन्हें कब जाना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब, खुदा का नाम है, आप ऐसे फैसले कर रहे हैं। आप ये तो कहते हैं कि आप मरकज़ की, आप वफाक की कार्रवाइयों से मुतमईन नहीं हैं। आप वफाक के कोरोना के सिलसिले में उठाए गए इक़दाम से मुतमईन नहीं हैं और उन इक़दाम को सही करने की ज़रूरत है। लेकिन आपने कभी ये नहीं बताया कि नैब और आपकी अदालतों ने मिलकर जो 22 करोड़ अवाम को कैद किया हुआ है, जो 22 करोड़ अवाम को यरगमाल बनाया हुआ है, जिन्हें आप इंसाफ देने के तकाजे पूरे करने के कहते हैं, लेकिन आप किसे इंसाफ देती हैं? आपने किसी को इंसाफ दिया? आपने कटास किले तालाब जो है, कटास किले का तालाब, उसमें जहाँ सीमेंट बन रहा है, आपने क्या वहाँ पे इंसाफ दे दिया? आपने शुगर मिलों को इंसाफ दे दिया?
आपने ओमनी ग्रुप को हल कर दिया, आपने के जहाज पे जो बिजली बनती थी उसका मसला हल कर दिया, आपने नेस्ले का पानी का मसला हल कर दिया। आपने कौन से मसले हल किए हैं? कहने को तो ये कहना चाहिए कि अवाम को कहने को नहीं बल्कि अवाम को यह कहना चाहिए कि आप लोगों की कारकर्दगी से हम मुतमईन नहीं हैं। आप लोग सिर्फ दफ्तर आते हैं और हाजिरी लगाने का काम कर रहे हैं और तारीखें दे रहे हैं। कोई बड़े फैसले भी करके दिखाइए, किसी बड़े को लटकाएं या बहाल करें। मैं ये नहीं कहता कि उसे सज़ा दें, किसी बड़े को लटकाएं या बहाल करें, लेकिन कोई फैसला ज़रूर करें। आपने और नैब ने ये अच्छा वतीरा बनाया हुआ है कि आप बुलाते हैं, तारीख देते हैं और तारीख देने के बाद आप दूसरी तारीख दे देते हैं। इन तारीखों से क्या होगा? तारीखें लेने के लिए तो उन्होंने करोड़ों रुपए के वकील रखे हुए हैं। आप केस की नौयत देखने से पहले केस के ऊपर लगे हुए तारीख को वकील का नाम देखती हैं, उसके बाद आप तारीख देती हैं, उसके बाद आप केस के बारे में सुनती हैं। आप इस चीज़ को छोड़ें। आप अवाम को, जो आपने यरगमाल बनाया हुआ है, जो पाकिस्तान की अवाम यरगमाल बनी हुई है कि उनको किसी भी बड़े केस में कोई फैसला सुनने को नहीं मिल रहा, आप ज़रा उसका भी फैसला करें। आप तो फैसला जस्टिस मूसा, जो कि रजिस्ट्रार थे सुप्रीम कोर्ट के, जिन्हें कत्ल कर दिया गया था, आपने उसका भी फैसला नहीं किया। आपने किस केस का फैसला किया? नैब का आदमी फैसल कामरान इन्वेस्टिगेटर मर गया, आप तो उसका भी फैसला ना कर सके। आप तो शाहरुख जतोई का भी फैसला ना कर सके। आपने तो पूरे मुल्क के कानून को यरगमाल बनाया हुआ है। आपने एक डंडा रखा हुआ है जिससे आप कभी कभार पर्चों पे से मिट्टी उड़ा देते हैं, लेकिन आप फैसला नहीं करते। चीफ जस्टिस साहब, फैसले भी करें। ये बात आज नहीं है। कुल्लुन नफ्स ज़ायक़तुल मौत। और रोज़े महशर आप लोगों से भी पूछा जाएगा कि आपने इस मुल्क में कितना इंसाफ किया, आपने किसको इंसाफ दिया और आपने किसके इंसाफ की राह में रोड़े अटकाए। आप लोग कुछ करें, और आप अगर नहीं कुछ करते तो फिर बेहतर ये है कि आप कुछ भी ना करें। आप ये कह दें कि हम सिर्फ हाजिरी लगाने आते हैं। आप तो आपके साथी जस्टिस फायज ईसा का केस हल नहीं कर सके। जस्टिस फायज ईसा साहब आके जो बात भी करती हैं, आप उसका क्या जवाब देते हैं? आप कितना लंबा करेंगे केस? कोई केस तो बताएं आप जो आपने हल किया, जिसमें कानून मुलविस हुआ, जिसमें अदलिया के हुकाम मुलविस हैं। आपने कोई हल किया? आप किसी केस को हल नहीं करते। ऐसा मत कीजिए। आप कानून को कानून की सूरत में पेश करें। आप कानून को घर की बांदी ना समझें। गरीब के लिए कानून बना दें और अमीर के लिए कानून ना बनाएं। ये ऐसा ना करें। आज एक लड़की अदालत से बरी हुई है, 19 साल बाद बिला गुनाह साबित हुए वो बरी हुई है। वो 13 साल की थी जब वो अदालत में गई थी, आज वो 32 साल की हो गए। मुझे बताएं, आपने इसके बारे में किसके खिलाफ एक्शन लिया? क्या आपने किसी से पूछा ये क्यों हुआ? आपने तो ये भी नहीं पूछा। मेरी आपसे गुजारिश है कि खुदा के वास्ते आप इंसाफ करें, इंसाफ के सिवा कुछ ना करें। आप कानून को पढ़ रहे हैं, लेकिन आप कानून पे चल नहीं रहे हैं। आप कानून पे चलने की कोशिश करें। इसके साथ ही उम्मीद है कि मेरी बातें कुछ गिरा गुजरी होंगी, लेकिन ये हम लोगों की, हम तीसरे दर्जे के शहरियों की मजबूरी होती है कि हम जब रोते हैं तो हमारे दिल की आवाज़ से सब कुछ निकलता जो हम दबा के बैठे होते हैं। मेरी एक दफ़ा आपसे फिर गुजारिश है कि जनाब 22 करोड़ अवाम को आज़ाद करें और उन्हें इंसाफ दें।
उन्हें फैसले नहीं, उन्हें इंसाफ दें। इसके साथ ही मैं अपना प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ और मैं अपने भाइयों से जिन्होंने अब तक मेरा चैनल मानो या ना मानो सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो बर वक्त उन तक पहुंच सके। और अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो वो कमेंट बॉक्स में सवाल लिखे, सवाल ज़रूर लिखें। सवाल आपका शाइस्ता होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। मैं इंशाल्लाह अपनी अगली किसी वीडियो में आपके सवाल का जवाब देने की हत्तुल मकदूर कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।